हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारी वीडियो में। और आज हम बात करेंगे भारत पर पहले इस्लामी आक्रमण की। यह बात है 711 ईस्वी की, जब भारत की उत्तर पश्चिमी सीमाओं पर संकट के बादल मंडरा रहे थे और सिंध के राजा दाहिर अपने राज्य की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार थे। लेकिन शायद उन्हें यह आभास नहीं था कि उनका यह संघर्ष भारतीय इतिहास की दिशा ही बदल देगा। आइए अब जान लेते हैं राजा दाहिर के बारे में। राजा दाहिर ब्राह्मण वंश के अंतिम शासक थे। इनका नाम राजा दाहिर सेन था। इनकी सारी इंफॉर्मेशन हमें चचनामा से ही मिलती है। आइए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि राजा दाहिर और सिंध का इतिहास में क्या महत्व है। सिंध जो कभी समृद्धि और संस्कृति का केंद्र था, अब बाहरी आक्रमणकारियों की नजरों में आ चुका था। राजा दाहिर एक न्यायप्रिय और वीर शासक थे। उनके राज्य में हिंदू, बौद्ध और अन्य धर्मों के लोग मिलकर रहते थे। सिंध का व्यापार अरब देश से भी होता था, लेकिन इसी व्यापारिक संबंधों ने संकट उत्पन्न कर दिए। अरबों के उमैयद खलीफा अल वलीद के शासनकाल में कुछ अरब व्यापारियों के जहाजों को समुद्री डाकुओं ने लूट लिया। ये जहाज श्रीलंका से बगदाद जा रहे थे और उन जहाजों पर अरब व्यापारियों के परिवार भी मौजूद थे। यह खबर सुनते ही खलीफा ने राजा दाहिर से इन व्यापारियों को छुड़वाने की मांग की, लेकिन राजा दाहिर ने इनकार कर दिया और स्पष्ट तौर पे कहा कि यह हमला उनके नियंत्रण में नहीं था, क्योंकि इसे उनके राज्य के बाहर डाकुओं ने अंजाम दिया था। लेकिन खलीफा को यह जवाब पसंद नहीं आया और उसने गुस्से में आकर अपने युवा सेनापति मोहम्मद बिन कासिम को भारत पर आक्रमण करने का आदेश दे डाला। और होना क्या था, आदेश मिलते ही मोहम्मद बिन कासिम ने 711 ईस्वी में अपने 6000 घुड़सवार और ऊंटों पर सवार हजारों सैनिकों को एक साथ किया और सिंध की ओर कूच किया। और इसने सबसे पहले देवल पर आक्रमण किया, जो कि आज के कराची के पास है। यह एक समुद्री नगर था जहां एक विशाल मंदिर स्थित था। अरब सेना देवल पर टूट पड़ी और वहां के मंदिरों को नष्ट कर दिया और सैकड़ों निर्दोष नागरिकों का नरसंहार किया। और जैसे ही इस आक्रमण की खबर राजा दाहिर को मिली, तो उन्होंने अपनी पूरी सेना संगठित की और युद्ध के लिए तैयार हो गए। और जो कि राजा दाहिर की राजधानी थी, और यह क्षेत्र रावी नदी के पास पड़ता है। यहाँ पर दोनों का आमना सामना हुआ। राजा अपने हाथी पर सवार होकर वीरता से लड़ते रहे, लेकिन जब उनके हाथी को तीर लगा तो वह बेकाबू हो गया और इस अफरा तफरी में राजा दाहिर शत्रु सेना से घिर गए और 712 ईस्वी में वीरगति को प्राप्त हो गए। युद्ध के दौरान अरबों की रणनीति और विशाल सेना के सामने वे और उनकी सेना युद्ध में कमजोर पड़ गई। युद्ध के बाद उनकी पत्नी और बेटी को अरब सेना के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और सिंध पर कब्जा कर लिया गया। वहां इस्लामी शासन की शुरुआत हुई। राजा दाहिर की मृत्यु के साथ ही सिंध पर अरबों का पूर्ण नियंत्रण हो गया। मोहम्मद बिन कासिम ने वहां इस्लामी शासन स्थापित किया और सिंध को दार उल इस्लाम यानी इस्लामी राज्य घोषित कर दिया। चचनामा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि राजा दाहिर की बेटियों को बंदी बनाकर खलीफा के पास भेजा गया था, किंतु वहां जब खलीफा ने उन्हें बुलाया तो उन्होंने कहा कि मोहम्मद बिन कासिम हमें 3 दिन अपने पास रख चुका है, हम आपके काबिल नहीं हैं। इस बात से गुस्सा होकर खलीफा ने आदेश दिया कि कासिम को एक बक्से में बंद किया जाए और उसे यहाँ आने को कहा जाए, किंतु 2 दिन में ही कासिम की मृत्यु हो गई और इस प्रकार राजा दाहिर की बेटियों ने अपना बदला पूर्ण किया। आइए जानते हैं इस कहानी में मोहम्मद बिन कासिम की क्या अहमियत थी। मोहम्मद बिन कासिम एक सेनापति था। उसने अपने खलीफा की बात मानी और 17 वर्ष की आयु में सिंध जीत लिया। उसकी जीत से पूरा अरब देश उसकी वाहवाही कर रहा था और उसके कुछ लोग उसे जल भी रहे थे। तभी एकाएक खलीफा अल वलीद का देहांत हो गया। नए खलीफा सुलेमान ने तख्त संभाला, और जो कि मोहम्मद बिन कासिम के समाज के लोगों से नफरत करता था और सत्ता के लालच के कारण उसने राजा दाहिर की बेटियों के इल्जाम लगाते ही मोहम्मद बिन कासिम को बैल की चमड़ी से लपेटकर मरने को छोड़ दिया बिना किसी पूछताछ के। अंत में राजा की पुत्रियों के झूठ के बारे में पता चलने पर उन्हें भी दीवारों में चुनवा दिया गया। आइए अब जानते हैं इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। सिंध पर अरबी शासन स्थापित हो गया और ये शासन मुल्तान तक फैल गया।
हिंदुओं और बौद्धों पर जजिया कर लगाकर धर्म पालन करने की अनुमति दे दी गई। इस तरह भारत में इस्लामी शासन की शुरुआत हो गई। सिंध में अरब संस्कृति और इस्लाम धर्म का आगमन हुआ, व्यापार और संस्कृति का आदान प्रदान हुआ। हालांकि यह शासन ज्यादा समय तक नहीं चला, किंतु इसने भारत के उत्तर पश्चिमी भाग को कमजोर कर दिया और मुगल, तुर्क जैसे मुस्लिम शासकों को यहां आने का मौका दे दिया। इस समय की आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों ने भारत पर ऐसा प्रहार या प्रभाव किया जिसे हम आज भी भुगत रहे हैं। देखिए, हुआ यह था कि इस जीत से मुल्तान और सिंध, भारत के दो व्यापारिक केंद्र, अब अरब के नियंत्रण में आ गए, जिसके कारण भारतीय वस्त्र, मसाले और अन्य सामान मध्य एशिया और अरब देशों तक निर्यात होने लगे और वहां से यूरोप जाने लगे। और फिर आगे समझदार हैं आप। अब ये अरबी शासन जो मुल्तान तक ही रुक गया, क्यों? तो ऐसा हुआ स्थानीय हिंदू राजाओं के कारण, जिन्होंने अरबों का विरोध किया और आगे चलकर गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश के शक्तिशाली राजाओं ने इन्हें भारतीय भूमि पर आगे बढ़ने से रोका। इसमें महत्वपूर्ण थे नागभट्ट प्रथम, जिन्होंने 750 ईस्वी में अरबों को राजस्थान और मध्य प्रदेश में प्रवेश करने से रोक दिया था। लेकिन इस आक्रमण और विजय ने महमूद गजनबी और मोहम्मद गौरी जैसे लूट घसोट करने वाले शासकों को एक अवसर प्रदान किया। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम महमूद गजनी के विषय में छानबीन करेंगे। अगर आपको 715 से 1001 के बीच किसका शासन था, इसकी इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।